Hello everyone. In last video, we will study about we had studied about the properties of charge. Properties of charge. And the basic properties of charge जो basic properties थी वो हमने सब पढ़ी और उसमें एक खास बात निकल करके क्या है कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज डेवलप होगा, चार्ज जब डेवलप होगा तो केवल और केवल कब होगा when some electrons या तो इस बॉडी के अंदर चले जाएं या इस बॉडी से बाहर आ जाए। कुछ इलेक्ट्रॉन्स अंदर चले गए तो ये मेरी बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी और यदि कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, इसमें से बाहर आ जाएंगे तो ये मेरी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। मतलब सिंपल सा केस क्या है कि यदि इस बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाए तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर चले जाएंगे तो यही मेरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकलेगा? पहला सवाल हमें यही आएगा कि हाउ वी कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी। देखो सिंपल सी बात, हमने कल पढ़ा था कि यह जो मेरा चार्ज है वो चार्ज किसी बॉडी की प्रॉपर्टी होता है और जो चार्ज है वो हमें पाया जाता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर और प्रोटॉन के ऊपर। ठीक है, और जो मेरा इलेक्ट्रॉन है उसको एक एटम के अंदर फ्री रहता है और जो प्रोटॉन है वो मेरा न्यूक्लियस में रहता है। किसमें रहता है? न्यूक्लियस में। तो प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए तो मुझे बहुत ज्यादा खींचतान करनी पड़ेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैन इजीली इजेक्ट फ्रॉम ए बॉडी। इलेक्ट्रॉन को मैं आराम से किसी बॉडी में से बाहर निकाल सकता हूं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को कैसे बाहर निकालना? हाउ कैन वी इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए बॉडी? देखो सिंपल सी बात है कि हमने पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी। एक बाइंडिंग एनर्जी करके एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? ये वो एनर्जी है जिस एनर्जी से एक बॉडी के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स, कुछ और ले लेते हैं, कोई भी एक बॉडी है जिसके अंदर ये 10-15 पार्टिकल्स हैं जो एक साथ रखे हुए हैं। ठीक है, इस बॉडी में से ये सारे के सारे इस बॉडी के अंदर ये सारे के सारे पार्टिकल्स रखे हुए हैं। तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बाउंडेड हैं, मतलब एक दूसरे के साथ इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है इनमें? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। ठीक है, अब यदि इनको इसमें से बाहर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इनको अलग अलग करना पड़ेगा। मान लो कि इस पर्टिकुलर पार्टिकल को मुझे यहां से बाहर निकालना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस पार्टिकल को यहां से खींचना पड़ेगा बाहर की तरफ, और इसको बाहर की तरफ खींचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर फोर्स। क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। और जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो फोर्स इनके अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा फोर्स होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा फोर्स होगा तो ही मैं इसको खींच पाऊंगा, कम फोर्स होगा तो खींच पाऊंगा कम। ये बात समझ रहे हो ना सभी? यदि इस फोर्स के ऊपर लगा हुआ फोर्स इन सबके फोर्स से ज्यादा होगा तो ही मैं इस पार्टिकल को बाहर की तरफ खींच पाऊंगा। ठीक है, अब वो मिनिमम फोर्स जो मुझे चाहिए ही चाहिए इस पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए, एक मिनिमम फोर्स है, और उस वो मिनिमम फोर्स लगभग किसके बराबर होगा? लगभग बराबर होगा इन सबके अट्रैक्टिव फोर्स के। ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं सिंपल सा, लगभग, यानी कि सबसे कम फोर्स मुझे कितना चाहिए? भाई इनके बराबर तो चाहिए ही चाहिए इनको बाहर निकालने के। ठीक है, मेरी बात समझ गए? इसी प्रकार अब इसको साइंटिफिक व्यू से देखें तो इन सब ने क्या कर रखा है? एक दूसरे को बांध के रखा है। इन सब ने यहाँ पे क्या कर रखा है? एक दूसरे को यहाँ पे सबने बांध करके रखा हुआ है। ठीक है, अब बांध करके रखा हुआ है तो यहाँ पे ये एक दूसरे की तरफ बंधे हुए। ठीक है, और जिस एनर्जी के साथ ये अब यहाँ पे वर्ड आता है एनर्जी, जिस एनर्जी के साथ ये बंधे हुए उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी।
ठीक है, और वही बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है? दिस इक्वल टू मिनिमम वर्क, मिनिमम वर्क डन। ठीक है, कौन सा मिनिमम वर्क डन? टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन या टू इजेक्ट दिस पार्टिकल आउट ऑफ दिस बॉडी। इस बॉडी में से इस इलेक्ट्रॉन को, इस पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए जो कम से कम काम करना पड़ा, उसे हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। मेरी बात समझ में क्लियर हो? अब यही बाइंडिंग एनर्जी, अब ये क्या करेगा? मिनिमम वर्क। ठीक है, यही मिनिमम वर्क, यही मिनिमम वर्क मेरा क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है। क्या होता है भाई? वर्क फंक्शन। किसी भी सरफेस पे हो, कोई भी मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, मेटल सरफेस। इस मेटल सरफेस में से मुझे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालना है। इस मेटल सरफेस में से मुझे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है। सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो उस पर्टिकुलर एटम की तरफ बाउंडेड है, जिस एटम में ये इलेक्ट्रॉन है, उसको बाहर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम। तो वो मिनिमम वर्क, वो मिनिमम वर्क जो मुझे चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वो क्या कहलाता है? मेरा वर्क फंक्शन। क्या कहलाता है? वर्क फंक्शन। यानी कि इस मेटल सरफेस में से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी, वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, और यदि इतनी एनर्जी मैं इस बॉडी को दे देता हूं, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएंगे। सपोज करो इसमें ये 5 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, ठीक है, और इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने एनर्जी दे दी, और वो एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर या इससे ज्यादा थी, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन जितना नेगेटिव चार्ज यदि बाहर आ गया, तो ये बॉडी मेरी कितनी हो गई? +5e, +5e कितनी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर पढ़ा था कि Q बराबर He होता है। ठीक है, Q बराबर He होता है। इससे रिलेटेड एक तो सवाल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट समझ में आया? एक सिंपल सा बात समझना है, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली इसमें क्या है कि ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि भैया एक पर्टिकुलर बॉडी में से यदि मैं इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालूंगा, यदि मैं इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालूंगा, तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। यदि मैं किसी को इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, तो वो क्या हो जाता है? नेगेटिव चार्ज। लेकिन यदि मैं किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे भी रहा हूं, तो किसी न किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। किसी न किसी बॉडी में से मान लो मैं एक दूसरी बॉडी है, उसको मैं 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तो 5 इलेक्ट्रॉन आए कहां से? इस बॉडी में से निकल के। 5 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से आएंगे। तो बेसिकली क्या आना चाहिए? मुझे पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर कैसे निकलेंगे। तो बाहर कौन निकलेंगे? सिंपल सा केस याद रखना है कि वर्क फंक्शन एक नाम होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को किसी बॉडी में से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम काम करना पड़ा है, जो मिनिमम काम करना पड़ा है, उसे मैं क्या करता हूं? उस बॉडी का वर्क फंक्शन करता हूं। ये जो वर्क फंक्शन है, ये हर बॉडी के लिए अलग अलग होता है। एक पर्टिकुलर बॉडी का वर्क फंक्शन सेम रहता है। ध्यान से सुनो, पर्टिकुलर बॉडी का वर्क फंक्शन सेम रहता है, लेकिन हर बॉडी का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। यानी कि वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल चेंज हो जाएगा, उसका वर्क फंक्शन अलग होगा। कॉपर के लिए अलग होगा, आयरन के लिए अलग होगा, जिंक के लिए अलग होगा। ठीक है, तो सबका वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। मेरी बात समझ में? अच्छा, और यहां से क्या है कि यदि 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कितना? 5 e। और इस बॉडी को मैं चार्ज दे रहा हूं, तो इस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है? -5 e। दिस इज माय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये हमने उस दिन पढ़ा था। आज हमने पढ़ा कि बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को बाहर कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी किसके बराबर? वर्क फंक्शन के बराबर। अब इस पे एक मजेदार सवाल है कि भैया एक पर्टिकुलर बॉडी है, ध्यान से देखिए सवाल क्या है। सवाल क्या है? एक बॉडी है, वो बॉडी 1 सेकंड के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन यूज करती है। अब देखिए, एक बॉडी, कोई बॉडी, ये बॉडी 1 सेकंड के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन यूज करती है। कितने इलेक्ट्रॉन यूज करती है भैया? 5। कितने इलेक्ट्रॉन यूज करती है? 5 इलेक्ट्रॉन यूज करती है। तो इस बॉडी के ऊपर वो पूछ रहा है कि कितनी देर के अंदर इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज 1 कूलम हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? 1 सेकंड के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितनी देर के अंदर उस बॉडी के ऊपर 1 कूलम चार्ज हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या करना है, मुझे समझ में आना चाहिए कि पहले तो एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, पहले मुझे n निकालना पड़ेगा क्योंकि q बराबर क्या होता है, n ही होता है। तो पहले तो मुझे n पता होना चाहिए, उसके बाद मैं सेकंड निकाल पाऊंगा। तो n कैसे निकालेंगे, q बराबर n, q कितना दे रखा है, एक कूलम्ब। n कितना होता है मुझे निकालना है। e कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -19 कूलम्ब कितना होता है। ठीक है, याद रखना ये e क्या है मेरा, ये क्या है, दिस इज माय स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, दिस इज माय स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो मेरे पास वैल्यू क्या है, n बराबर कितना है, 1 डिवाइड बाय 1.6 इनटू 10 टू द पावर -19। इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू, मैं इसको ऐसे लिख लूं 10 इनटू 10 टू द पावर 18 डिवाइडेड बाय 1.6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 18। कितने इलेक्ट्रॉन्स मुझे चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन्स मुझे चाहिए, यानी कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी में से बाहर निकल जाएंगे तो इस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, 1 कूलम्ब चार्ज हो जाएगा। अब एक सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो कितने टोटल निकालने हैं, कितने टोटल निकालने हैं, तो टाइम कितना लगेगा भैया, टाइम लगेगा 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 18 डिवाइडेड बाय 5। इसको डिवाइड कर देंगे 1.05 into 10 to the power 18 second, 1.05, sorry 1.25, it is 1.25, it is 1.25 into 10 to the power 18 seconds। कितने सेकंड लगेंगे। ठीक है, अब इसको वो आपसे साल में भी पूछ सकते हैं कि कितने वर्ष लगेंगे, कितने साल लगेंगे इस बॉडी के ऊपर एक कूलम्ब चार्ज डेवलप होने में, तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, हम सेकंड के मिनट, मिनट के घंटे, घंटे के दिन और दिन से साल, महीने और महीने से साल, या दिन से साल लगेगा। ठीक है, तो कांसेप्ट समझ में आया, इस प्रकार के सवाल इसमें से पूछता है। अच्छा, दूसरा सवाल, भैया मुझे उस बॉडी को एनर्जी देनी है। सिंपल सिंपल से सवाल है, बहुत आसान से सवाल पूछता है। अच्छा, एक सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है। दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ, दोनों का साइज सेम है, दोनों का साइज सेम है, सेम मटेरियल से बनी हुई है, साइज भी सेम है। आइडेंटिकल का मतलब ये हुआ। ठीक है, अब मैं बात क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ए में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और बी में नेगेटिव चार्ज है, और इसके ऊपर मान लो प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, मतलब दोनों के ऊपर चार्ज बराबर है, एक के ऊपर पॉजिटिव है, एक के ऊपर नेगेटिव है। मेरा क्वेश्चन है, कौन सी बॉडी का मास ज्यादा, कौन सी बॉडी का मास ज्यादा होगा, मेरा सवाल है। ठीक, तो मेरा सवाल है कौन सी बॉडी का मास ज्यादा होगा, मास किसका ज्यादा होगा, डेफिनेटली मास ए का ज्यादा, सॉरी बी का मास ज्यादा होगा। किसका मास ज्यादा होगा, बी का। क्यों ज्यादा होगा, कारण क्या है, क्योंकि ए में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके बी में चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन किसमें चले गए, बी में। हालांकि इलेक्ट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -31 किलोग्राम होता है। रिवर्स में अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -31 होता है, व्हिच इज नेग्लिजिबल, है नेग्लिजिबल, लेकिन है तो सही, है ना। चाहे ये मास बहुत कम है, चाहे ये मास बहुत कम है, बट है तो सही, क्योंकि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, भाई इसने इलेक्ट्रॉन्स यूज किए हैं, इसने गेन किए, तो किसमें मास ज्यादा होगा, इसने गेन किया है, तो मास किसमें ज्यादा होगा, बी में। बी कैरी मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन ए, दैट्स व्हाई बी हैज ग्रेटर मास देन ए, इसलिए बी का मास ज्यादा होगा किससे, ठीक है, क्लियर है ये बात समझ में। अच्छा, इसी प्रकार देखो एक कांसेप्ट और है, क्या कांसेप्ट है कि मेरे पास दो बॉडी है, सपोज करो एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, दोनों न्यूट्रल, बट ठीक है, मुझे नहीं पता आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल का मतलब इन दोनों का नेचर सेम नहीं है, मुझे नहीं पता किससे बनी हुई किससे नहीं बनी। ठीक है, मैंने दोनों को रब करना शुरू किया, दोनों को रब किया, रब करेंगे तो हम हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्या एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, एक बॉडी में से चार्ज निकल के दूसरी बॉडी में चला जाएगा, या तो ए में से बी में जाएगा या बी में से ए में जाएगा, यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन्स ए में से बी में जाएगा या बी में से ए, क्योंकि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और जैसे ही वो हीट एनर्जी इक्वल उनके वर्क फंक्शन के, तो वैसे ही एक में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे और दूसरे में चले जाएंगे। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि कौन सी बॉडी में से निकल के कौन सी में जाएंगे, ये फिक्स कौन बता सकते हैं,
कंफर्मेशन क्या है? ये कंफर्मेशन क्या है कि ए में से ही निकल के बी में जाएगा, बी से नहीं आएगा, और ये है कि बी से निकल के ही ए में आएगा। कंफर्मेशन क्या है? कंफर्म होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे पता होना चाहिए वर्क फंक्शन। क्या पता होना चाहिए? वर्क फंक्शन। ध्यान से देखना, क्या पता होना चाहिए भैया? वर्क फंक्शन के बारे में मुझे पता होना चाहिए। वो क्या कहता है कि यदि एक बॉडी का वर्क फंक्शन कम है, सपोज करो बी का वर्क फंक्शन कम है, ए का वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो बी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि बी में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के ए में चले जाएंगे। ठीक है। और यदि उल्टा है, ए का वर्क फंक्शन कम है, बी का वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो बी में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके ए से बी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके बी में चले जाएंगे। तो ए में क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज, बी में क्या हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज। मतलब इस सवाल का जवाब क्या होगा? Which body have lower work function will be positively charged and which body has greater work function will be negatively charged. Got it? ये कुछ और प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, जो मैं जब हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब हम डुआन्स लॉ करेंगे तो हमें काम आएगा। क्लियर है? एक और है कि जो एक सवाल और है, इसमें एक आता है, ये भी बात याद करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो फिक्स वैल्यू है n बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर तो हमें फिक्स याद होना चाहिए। ये नंबर फिक्स याद होगा तो जैसे पिछला न्यूमेरिकल हमने किया था, उसमें क्या रहेगा कि हम सीधे n की वैल्यू पुट करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब करना, और कल हम पढ़ेंगे इंडक्शन पढ़ेंगे, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, रिडक्शन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लास